नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने ऊर्जा शरीर यानी एनर्जी बॉडीज़ के बारे में बात की थी। हमने जाना कि इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियाँ क्या है और कहाँ होते हैं हमारी ऊर्जा के 7 चक्र। ये 7 चक्र कैसे हमारे शरीर, भावनाओं, विचारों के नियंत्रण केंद्र हैं और कैसे इन्हें साध कर हम पूर्ण आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे जटिल मशीन है हमारा शरीर। इतने सारे ऑर्गन्स, सबका अपना अलग डिपार्टमेंट और एक दूसरे से बिल्कुल अलग काम करते हुए भी आपस में इतना कमाल का कोऑर्डिनेशन। हम सांस लेते हैं, महसूस कर सकते हैं हम अपनी सांसें। एक दिल है जो धड़कता है, महसूस कर पाते हैं हम अपनी धड़कन। कद काठी, रंग रूप हमें एक विशिष्ट पहचान देते हैं। तो क्या बस यही एक शरीर है जो संभाले हुए है जीवन को? इसका जवाब है नहीं। सोचने, समझने, महसूस कर सकने की अद्वितीय विशेषताएं सिर्फ नज़र आने वाले अंगों की देन नहीं है। बहुत सी आध्यात्मिक, धार्मिक मान्यताएं, यौगिक क्रियाएं और उपचार की पद्धतियां जैसे जापान की शियात्सु पद्धति, रेकी इस बारे में बात करती है कि इस नज़र आने वाले शरीर के अलावा और भी शरीर हैं जो सूक्ष्म स्तर पर काम करते हैं। इन सपोर्टिंग बॉडीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है तैत्तरीय उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद से। मांडुक्य उपनिषद इन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटता है। इसके अनुसार मनुष्य 3 अध्यारोपित यानी सुपरपोज्ड बॉडीज़ का संगठन है। ये तीनों शरीर एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। इनके नाम हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर के अंतर्गत हमारे शरीर का बाह्य स्वरूप और भीतर के सभी ऑर्गन्स जैसे हृदय, फेफड़े, किडनी, लिवर वगैरह आते हैं। स्थूल शरीर को हम अपनी 5 इंद्रियों की सहायता से महसूस कर सकते हैं। ये अनुभव सभी लोगों को हर समय एक सा होना संभव है। ये शरीर भोजन और जीवन ऊर्जा की सहायता से ही जीवित रह सकता है। समय के साथ ये शरीर परिवर्तित होता रहता है, वृद्ध होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। 5 तत्वों से बना ये शरीर जब ख़त्म होता है तो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर और इसके अंतर्गत आते हैं भावनात्मक और तार्किक चिंतन। तीसरा है कारण शरीर और इसमें शामिल है पूर्ण आरोग्य और आनंद। इन तीनों शरीरों में संतुलन रहे तभी आरोग्य, पूर्ण आरोग्य संभव है। वेदांत फिलॉसफी के अनुसार ये 3 शरीर आपस में कनेक्टिंग शीट से जुड़े रहते हैं और इस प्रकार ये 3 नहीं बल्कि 5 लेयर्स बन जाते हैं। इसे थोड़ा सरलीकृत करके देखें तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। स्थूल शरीर में सबसे बाहरी लेयर है अन्नमय कोश। शरीर को चलाए रखने के लिए चाहिए होती है ऊर्जा, इसलिए दूसरी लेयर ऊर्जा की है जिसे कहते हैं ऊर्जा शरीर, एनर्जी बॉडी यानी प्राणमय कोश। प्राण ऊर्जा का गहरा संबंध होता है भावनाओं से। इस तरह तीसरा कोश हुआ मन का यानी मनोन्मय कोश। अब भावनाओं को संयत रखने का काम करता है विवेक यानी विजडम। विवेक जो उपजता है अनुभवों से, देख परख कर अर्जित किए गए ज्ञान से, इसलिए चौथी लेयर कहलाती है ज्ञानमय कोश। विवेक जानता है कि वास्तविक सुख किस में है, क्योंकि वो इस वास्तविक सुख, सच्चित आनंद की अनुभूति से जुड़ा रहता है और इसी अनुभूति का कोश है आनंदमय कोश। यानी शरीर को मन से जोड़ते हैं प्राण, मन को सच्चित आनंद से जोड़ता है ज्ञान। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को जोड़े रखने वाली 5 लेयर्स हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोन्मय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। चलिए अपने आप से इस मुलाकात के लिए भीतर की ओर ये यात्रा आरंभ करते हैं। इन 5 कोशों से एक एक करके मिलते हैं। अन्नमय कोश, भौतिक शरीर जो जन्म लेता है, बढ़ता है,
वृद्ध होता है और क्षीण होकर समाप्त हो जाता है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि जिन पंच तत्वों से ये ब्रह्मांड बना है वही पंच तत्व इस स्थूल शरीर के निर्माता भी हैं। 5 तत्व कौन कौन से हैं ये जानते हैं ना आप? एक है पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरी वायु, चौथा अग्नि और 5वां आकाश यानी स्पेस। यहाँ मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है कि ये सब तो बाहर की चीज़ें हैं, भला हमारा शरीर इनसे कैसे बना? चलिए देखते हैं शरीर में कहाँ और किस रूप में मौजूद होते हैं पंच तत्व। सबसे पहले बात करें पृथ्वी यानी अर्थ एलिमेंट की। हमारे शरीर में इसका संबंध हड्डियों से और कुछ दृढ़ मांसपेशियों से है। दूसरे नंबर पर है जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट। तो रक्त, अस्थि मज्जा, कोशिकाओं में मौजूद द्रव्य और हार्मोन ये सब जल तत्व से संबंध रखते हैं। अग्नि तत्व को आप पाचन तंत्र की जठराग्नि के रूप में जानते होंगे और वायु की उपस्थिति श्वसन तंत्र में है, पाचन तंत्र में है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि गैसों की उपस्थिति शरीर की एक एक कोशिका में है। अब बारी आती है आकाश तत्व की। आकाश तत्व यानी स्पेस एलिमेंट ये कहाँ है? श्वसन तंत्र का एक हिस्सा है जो कंठ में मौजूद एक छोटी सी खोखली नलिका है। इस नलिका से होकर वायु श्वास नली में और वहाँ से लंग्स तक जाती है। कंठ की इसी खाली नलिका से गुजरती हुई वायु ध्वनि उत्पन्न करती है। ऐसे ही हमारे शरीर में कई और स्थानों पर भी खाली स्थान हैं जो किसी न किसी महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने में सहायक होते हैं। यही सारे खाली स्थान यानी स्पेस आकाश तत्व हैं। फिजिकल बॉडी यानी अन्नमय कोश, जिसके अंतर्गत हमारे शरीर का बाह्य स्वरूप और अस्थियाँ, मांसपेशियाँ और भीतर के ऑर्गन्स जैसे हृदय, किडनी, लिवर वगैरह आते हैं। भौतिक शरीर जो जन्म लेता है, बढ़ता है, वृद्ध होता है और क्षीण होकर समाप्त हो जाता है और पंच तत्वों से ये बना शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। ऊर्जा चक्रों से संबंध की बात करें तो अन्नमय कोश मूलाधार चक्र से अटैच्ड रहता है। अन्नमय कोश रोगों के सिर्फ लक्षण प्रकट करता है, रोगों की जड़ यहाँ नहीं होती। एलोपैथिक दवाएं अन्नमय कोश तक ही काम करती हैं। प्राणमय कोश ये लाइफ फोर्स एनर्जी यानी जीवन ऊर्जा का क्षेत्र है। शरीर में मौजूद 72,000 ऊर्जा वाहिनियाँ यहीं से ऊर्जा लेती हैं और हर एक कोशिका तक पहुँचाती हैं। कोई भी रोग अन्नमय शरीर में प्रकट होने से पहले प्राणमय कोश में प्रकट होता है। किसी अंग में रोग के लक्षण प्रकट होने से पहले हमारी जीवन ऊर्जा डिस्टर्ब हो चुकी होती है। प्राणमय कोश स्वाधिष्ठान और अनाहत चक्र से संबंध रखता है। प्राणमय कोश का काम है प्राण ऊर्जा के निर्बाध संचार को सुनिश्चित करना। योग और प्राणायाम इसी कोश पर काम करते हैं। अब आता है मनोन्मय कोश। मनोन्मय कोश वह प्लेटफॉर्म है जहाँ सारे साइकोलॉजिकल कार्य होते हैं, यानी वे सारी बातें जिनका संबंध मन से है वे यहीं तय होती हैं। ये भावनाओं और तर्क बुद्धि का क्षेत्र है। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का संचालन यहीं से होता है। हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें जो भी सूचनाएं देते हैं उनका प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन यहीं होता है, यानी उन्हें इंटरप्रेट करने का काम। और फिर तैयार होता है हमारा नज़रिया यानी दृष्टिकोण। तो इस कोश के 2 मुख्य कार्य हैं, संकल्प और विकल्प। यानी जब कोई परिस्थिति आती है तो करना क्या है वाले विकल्प खोजे जाते हैं और फिर संकल्प यानी निर्णय लिया जाता है। सभी तरह की वृत्तियाँ यहीं पर तैयार होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि वो बहुत लालची मनोवृत्ति का व्यक्ति है, या वो बहुत दयालु है, या झगड़ालू है, या मेहनती है, तो ये वृत्तियाँ हमारा मन विकल्प संकल्प मेथड से चुनता है, अपनाता है और ज़रूरत पड़ने पर बदलता भी है। मनोन्मय कोश का संबंध अनाहत और विशुद्धि चक्र से है। माइंडफुल मेडिटेशन यानी सजग ध्यान इस कोश पर काम करता है। अब आता है ज्ञानमय कोश। यहाँ संचित होते हैं जिंदगी के सबक, लेकिन ये वो सबक नहीं है जिनका जिक्र करते हुए हम आहें भरें।
जब कहते हुए चेहरे पर मलाल आ जाए कि सीख लिया हमने कि कोई अपना नहीं होता। जो सीख आपको कड़वा कर रही है तो जान लीजिए कि सीखना अभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि जब हम वाकई कुछ सीख लेते हैं तो मन उसके साथ स्थिर होता है, सेटल होता है, विचलित नहीं। जब हम वाकई कुछ सीख जाते हैं तो फिर वो हृदय को उद्वेलित नहीं करता। ये विवेक का क्षेत्र है। ज्ञानमय कोश का संबंध आज्ञा चक्र से है। कोई भी वृत्ति जो भली भांति आजमा कर स्वभाव बन गई हो उसे संस्कार कहते हैं। ये संस्कार अर्जित भी हो सकते हैं, यानी किसी काम को लगातार करते रहने से बन जाने वाली आदतें, और ये संस्कार वंशानुगत यानी इनहेरिटेड भी हो सकते हैं, यानी पिछली पीढ़ियों से प्राप्त गुण। इनहेरिटेड संस्कार पूर्व जन्मों से अधिग्रहित होते हैं, पर इस जन्म में उन्हें अपने भीतर रखने के लिए जीन्स की ज़रूरत होती है। इसलिए आत्मा वो माता पिता चुनती है जिसके पास उन संस्कारों वाले जीन्स हों और वे उन्हें इस जन्म में प्राप्त कर सकें। ज्ञानमय कोश में वो सारी जानकारी स्टोर्ड है जो उस व्यक्ति ने बतौर आत्मा अपनी अब तक की यात्रा में अर्जित की है। ये सब उसे याद हो या न याद हो, ये अलग बात है। अगर आप पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा में न भी मानते हों, तब भी ये समझ लीजिए कि ज्ञानमय कोश यानी आपका मैक्सिमम पोटेंशियल, गुणों और काबिलियत का वो सारा खजाना जो आप लेकर जन्मे हैं, लेकिन जो आपको इस्तेमाल के लिए अवेलेबल नहीं हो सका है, उस तक आपको एक्सेस देता है ज्ञानमय कोश पर किया जाने वाला मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी ध्यान के समय जब हम ज्ञानमय कोश पर ध्यान लगाते हैं तो हमें हमारे ही कमाए हुए उस ज्ञान की एक्सेसिबिलिटी फिर से मिल जाती है, जैसे अपने ही घर के बंद पड़े स्टोर रूम में कई काम की चीज़ें मिल जाना। ध्यान साधना, विशेषकर चक्र साधना, इसी कोश पर काम करती है। मेडिकल साइंस की बात करें तो साइकोथेरेपी में आने वाली हिप्नोथेरेपी इस कोश पर काम करती है। अब आता है आनंदमय कोश। हमारी छोटी से छोटी गतिविधि से लेकर बड़े से बड़े मिशन के पीछे सिर्फ एक ही चाह होती है, सुख की चाह, आनंद की चाह। आनंद की ये चाह हर आयु, हर वर्ग में एक सी मिलती है। ऊपर के चारों कोश, सभी इंद्रियां, विचार, सब मिलकर इसी मिशन में लगे रहते हैं, लेकिन इस कोश तक आने के लिए हर बात को ज्ञानमय कोश से गुजरना होता है। जब ज्ञानमय कोश सक्रिय नहीं होता तो वो हर सतही सुख को सरलता से रास्ता दे देता है। वस्तुओं का आकर्षण हमें बांधने लगता है। घर थोड़ा और बड़ा होता, पेंट बढ़िया वाला करवा लें, गाड़ी अपग्रेड कर लें, कपड़े स्टाइलिश तो हैं पर अब ब्रांडेड लेंगे, ब्रांडेड हो गए हैं तो अब डिज़ाइनर लेंगे, डिज़ाइनर जो एक्सक्लूसिव कलेक्शन हो। कुछ हासिल हो जाने पर जल्द ही मन का उससे ऊब जाना या किसी चीज़ का आकर्षण न रहना। कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि यूँ तो सब कुछ है पर जाने क्यों मन खाली सा रहता है। मन की ये ठहरी हुई अतृप्ति बताती है कि आनंदमय कोश को वो पोषण नहीं मिल रहा जो उसे वास्तव में चाहिए। ऐसा इसलिए कि अपने आनंदमय कोश को हम जो सर्व कर रहे हैं वो सब सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें हैं, जबकि हमारी प्यास को तो सादा सरल सा पानी चाहिए होता है बस। अक्सर हम अपने इस सबसे भीतरी कोश की प्यास बुझाने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं करते, और जो हम करते हैं उसे बहलाना कहते हैं, और प्यास को बहुत देर तक बहलाया नहीं जा सकता। तो कैसे बुझेगी ये प्यास? प्रेम, सहयोग, सौहार्द और शांति जैसे भाव इस कोश की वास्तविक प्यास हैं। ये सबसे भीतर का कोश है। आनंदमय कोश का संबंध सहस्त्रार चक्र से है। सहस्त्रार चक्र की बात करते समय हमने जाना था कि आभारी होने का भाव ही हमें परम ऊर्जा से जोड़ सकता है। वास्तविक आनंद की अवस्था प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है खुद को और औरों को स्वीकार करना। जब किसी की किसी बात से मन असहज न होता हो तो कोई हमारे आनंद में बाधा नहीं बन सकता। जैसा हम भजन वगैरह में सुनते हैं, ईश्वर को अपने भीतर खोजो,
तो वो भीतर यही आनंदमय कोश है। यहीं पर आत्मा परमात्मा से जुड़ी होती है। इसे अपने घर में लगा मेन मीटर समझ लीजिए, जो पावर सप्लाई लाइन से सीधा जुड़ता है और जहाँ से घर के हर कमरे को वायरिंग जाती है। सूक्ष्म क्रियाएं, प्राणायाम और ध्यान साधना, इन तीनों के नियमित अभ्यास से आनंदमय कोश जागृत रहता है और आप तक ऊर्जा की सप्लाई बरकरार रहती है। आपके प्रश्नों को उत्तर मिलते रहते हैं।